अध्याय 331 छाया प्रकट हुई। पौराणिक लाल ड्रैगन सेन के साथ लड़ाई के कुछ महीने बीत चुके थे और अब जाकर दिव्य प्राणी को थोड़ी राहत मिली थी। आत्मा को फंसाने वाले उस जादू को करने में उसे लगभग पूरी शक्ति लगानी पड़ी थी। उसके पास सेन के बड़े शरीर या क्रिस्टल को हिलाने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए दोनों पूरे समय किले की दीवारों के ऊपर ही रहे। आमतौर पर जब कोई जानवर मरने वाला होता है तो उसे दूसरे लोग जल्दी से खा जाते हैं, लेकिन ड्रैगन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। यह अछूता रह गया था और इसका शक्तिशाली जादू उसके शरीर पर बना हुआ था, जिससे सब कुछ डरकर भाग गया। ये दिव्य प्राणी के लिए अच्छा था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो जीव आमतौर पर उसे परेशान करते थे वे दूर रहते थे। ठीक होने के बाद बड़े क्रिस्टल को वेदी कक्ष में रखा गया और अब उसे केवल ड्रैगन के शरीर से निपटना था। इसे बाहर छोड़ना खतरनाक था। इसके शरीर में अभी भी शक्तिशाली जादू छिपा हुआ था और अगर कोई इसे पकड़ लेता तो कोई नहीं जानता था कि वे क्या क्या राक्षसी चीजें बना सकते हैं। केवल इसकी त्वचा और हड्डियों के कारण ही इसमें दुनिया के अधिकांश पशु क्रिस्टल से अधिक शक्ति थी। अब किसी भी तरह की समय सीमा के बिना ब्लिस अब ड्रैगन को हिलाने में सक्षम थी। तत्काल टेलीपोर्टेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके पास शरीर के नीचे एक बड़ा जादुई घेरा बनाने का समय था। सच तो यह था कि अगर वह ऐसा कोई जादू करने की कोशिश भी करती तो उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसे अपनी पहले जैसी ताकत वापस पाने में लगभग 100 साल और लग जाते। उसने निर्णय लिया कि सबसे सुरक्षित स्थान वही किला होगा जहां उन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी। ये लगभग अभेद्य था और इसके नीचे एक बड़ा तहखाना था। लाल ड्रैगन अब दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी हार की अफवाहें फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल ने अपना काम पूरा कर लिया है, फिर भी उसका कोई निशान नहीं था। जनता ने भविष्यवाणी की थी कि उन दोनों ने युद्ध में एक दूसरे को मार डाला होगा। लगभग उसी समय ये खबर फैल गई थी कि लाल ड्रैगन पराजित हो गया है और छाया के पहले संकेत दिखाई देने लगे थे। मूल रूप से बोंजलैंड में 10 राज्य और साम्राज्य शामिल थे। इस दौरान साम्राज्य ने 2 और राज्यों पर विजय प्राप्त की और अब महाद्वीप के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर जीव दिखाई देने लगे, जानवर जो थोड़े अलग दिखते थे और पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, महाद्वीप के उत्तर में सबसे बड़े राज्यों में से एक पर कब्जा कर लिया गया था। दुनिया को घातक छाया के बारे में पता चल गया था। फिर भी कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। ब्लिस ने ये देखकर सोचा कि उसे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। अभी वह बहुत कमजोर थी, लेकिन अपनी ताकत के साथ भी वह छाया का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने क्रिस्टल की ओर देखा। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे तुम हमारी तरफ से लड़ पाते, लेकिन वह जानती थी कि यह लगभग असंभव था। सेन को इंसानों से बहुत गुस्सा था, भले ही वह उसे वापस इंसान के रूप में ले आए, लेकिन यह असंभव था कि वह मानवता के लिए लड़े। एक साहसी के रूप में अपने समय के दौरान उसने 5 बहादुर पुरुषों की खोज की थी। उनमें से कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था और उसे केवल एक मजबूत साहसी के रूप में ही समझता था। उसने पुरुषों को क्रिस्टल के पास ये दावा करते हुए लाया था कि यह एक प्रकार का देवता है। उनके सिर में आवाजें प्रक्षेपित करके उसने ऐसा दिखाया जैसे क्रिस्टल उनसे बात कर रहा हो। उसने उन्हें भविष्य के दर्शन दिखाए कि अगर छाया उनके रास्ते पर आ गई तो दुनिया कैसी दिखेगी। अंत में उसने उनमें से हर एक को क्रिस्टल को छूने की अनुमति दी और सेन की शक्ति का एक हिस्सा उनमें स्थानांतरित हो गया। यह उसका उत्तर था। अगर वह सेन को उनके लिए लड़ने के लिए नहीं ला पाती तो वह उसकी शक्ति का उपयोग करेगी और उसे उन मनुष्यों में डाल देगी जिन पर वह भरोसा कर सकती है। उसकी योजना काम करती दिख रही थी, क्योंकि भाग्य की लाल डोरी घातक भविष्य से थोड़ी दूर जाने लगी थी, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। ड्रैगन शूरवीरों ने एक अकादमी बनाए और छात्रों को भर्ती किया और उन्हें छाया के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। इस समय तक छाया ने पहले ही दूसरे सबसे बड़े राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। साम्राज्य और अन्य राज्यों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि कुछ भी करने से पहले छाया से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यह चाल काम नहीं कर रही थी। दिन ब दिन छाया मजबूत होती जा रही थी। ब्लिस ने एल्यूर साम्राज्य में यात्रा करना जारी रखा, दिव्य प्राणी और क्रिस्टल के बारे में संदेश फैलाया। उसने लोगों के लिए एक कार्य निर्धारित किया, जो उम्मीद कर रहा था कि वह कुछ बदल सकती है। लेकिन अब समय खत्म होता जा रहा था। ड्रैगन नाइट्स बूढ़े हो रहे थे और ब्लिस ने अपनी सारी ताकत वापस पा ली थी। उसने सोचा कि शायद उसने जो सेना बनाई है
उससे वह शैडो से निपट सकती है। हालांकि ऐसा कोई भाग्य नहीं था। ऐसा लगता है कि हम केवल आप पर ही कुछ कर सकते हैं। सेन छाया के साथ एक निराशाजनक युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बजाय उसने इसका उपयोग एक नया जादू करने के लिए किया। उसने इस पर वर्षों तक शोध किया था, ताकि अगर यह कभी काम न करे तो उसे कोई नुकसान न हो, और आखिरकार वह एक समाधान लेकर आई। अगर उसे सेन का पुनर्जन्म लेना था, तो उसे अपने पक्ष में करने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसका समाधान एक प्रणाली थी, कोई भी प्रणाली नहीं। पहले तो उसे पता था कि सेन अपनी शक्तियों और क्षमताओं को वापस पाने के लिए जुनूनी होगा, और वह उसे ये सब देगी, लेकिन एक कीमत पर। उन इंसानों को बचाने की कीमत जिनसे वह नफरत करता था। हर जान बचाने के साथ एक और हुनर अनलॉक हो जाएगा। उन्होंने अपनी सारी जादुई शक्ति एक आखिरी मंत्र में झोंक दी, जिसमें व्यवस्था के सभी विवरण मौजूद थे, और वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि सेन एक दिन बदल जाएंगे और मानवता के पक्ष में लड़ेंगे। क्रिस्टल चमकने लगा और आत्मा बाहरी दुनिया में मुक्त हो गई। एक अच्छा घर ढूंढो, उसने कहा, लेकिन फिर एक बार फिर क्रिस्टल से जंजीरें निकली और इस बार उसे अंदर खींचने लगी। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करना होगा। इसके साथ ही वह अब सेन की जगह क्रिस्टल के अंदर फंस गई। अध्याय 332 प्रणाली किसकी है? ब्लिस ने सब कुछ झेला था, लेकिन सब कुछ समझाने के बजाय उसने पूछा कि क्या दोनों हाथ पकड़ सकते हैं। पहले तो रे ने अनिच्छा दिखाए, लेकिन अभी वह शक्तिशाली महसूस कर रहा था। वह बता सकता था कि हालांकि ब्लिस के चारों ओर जादुई ऊर्जा का भार था, लेकिन यह विकृत था, नियंत्रण से बाहर। यह उग्र हो गया था और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। रे ने महसूस किया था कि अन्य क्रिस्टल की सारी शक्ति अब उसके चारों ओर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी कारण से यह उसके शरीर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थी। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, ब्लिस ने रे को उस दिन तक की सारी घटनाएं दिखा दी, जिसमें उनका भव्य युद्ध भी शामिल था, लेकिन ये सब केवल अंशों में दिखाया गया था और ब्लिस ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ दिया था। मेरा शरीर अभी भी इसी धरती पर कहीं है, रे ने आंखें खोलते ही कहा। यद्यपि ब्लिस ने उसे वह हिस्सा दिखा दिया था जहां उसने रे के शरीर को भूमिगत रखा था, लेकिन उसने उसे नहीं दिखाया था। ये वही किला था जहां उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। भले ही मैं आपको बताऊं, इसमें प्रवेश करना असंभव है। इसे सील करने वाला दरवाजा ग्लैथ्रियम से बना है। रे फिर हंसने लगा। ओह, पहले के सभी तालों की तरह, मैं इसे भी हमेशा की तरह खोलूंगा। तभी ब्लिस ने रे पर उससे भी अधिक जोर से हंसना शुरू कर दिया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी जब मैंने कहा कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने यह व्यवस्था बनाई है? मैं तुम्हारी मदद करता रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूँ और तुम्हें उन दरवाजों को खोलने की अनुमति देता रहा हूँ। बस अब बहुत हो गया, चुड़ैल, रे चिल्लाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अगर मैं चाहता तो अभी तुम्हें मार सकता था। तो आगे बढ़ो। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या होगा? ब्लिस ने कहा, अब रे के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा उसके सामने रख दिया। सबसे पहले, अगर मैं मर जाती हूँ, तो मैं सिर्फ एक बार फिर से जन्म लूंगी, लेकिन इस बार ठीक से और क्रिस्टल में नहीं। जरूर, मुझे वयस्क होने और अपनी शक्ति वापस पाने में सालों लगेंगे, लेकिन जब तक मैं जी रही हूँ, वे साल उड़ जाएंगे। ब्लिस की उम्र उससे भी ज्यादा थी जितना वह याद रख सकती थी। यह इस हद तक था कि उसे ये भी याद नहीं था कि वह पहली बार कब अस्तित्व में आई थी। ऐसा लगता था कि वह हमेशा दूसरे देवताओं और शक्तिशाली प्राणियों के साथ वहां थी, लेकिन अंततः वे सभी अलग हो गए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आता हूँ, ब्लिस ने कहा, और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके सिस्टम के निर्माता के रूप में, मेरे साथ जो कुछ भी होता है, उसका आपके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से मैंने जो पहले कहा वह सच है। जब तक आप सभी 1000 कार्य पूरे कर लेते हैं, तब तक आपकी क्षमताएं वापस आ जाएंगी। लेकिन अभी, जब तक अनुबंध अभी भी जारी है, मैं धारक हूं और यह मेरे जादू से बंधा हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? रे ने पूछा। अगर मैं मर जाऊं या गायब हो जाऊं, तो सिस्टम भी उसके साथ चला जाएगा। हालांकि आप अपने उन जानवरों के कोर को खाकर अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने कौशल वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि कई बार कुछ कौशल काम नहीं करते हैं। जब भी ऐसा हुआ, तब मुझे लगा कि क्रिस्टल के रूप में मेरा जीवन खतरे में है। मुझे खुद को बचाने के लिए अपनी शक्ति आपसे दूर करनी पड़ी। ये रे के लिए बुरी खबर थी। ब्लिस जो कह रही थी, वह ये था कि वह उसकी कमजोरी थी।
अगर कोई उसके पीछे जाने या उस पर हमला करने का फैसला करता है, तो इसका मतलब होगा कि वह अपनी कुछ क्षमताएं खो देगा, और अगर वह मर जाती है, तो उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि रे के पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि वह सच बोल रही थी या नहीं। वह उसे मार सकता था, लेकिन अगर वह जो कह रही थी वह सच था, तो वह अपने मौके बर्बाद कर देता। चलो एक सौदा करते हैं, रे, मुझे अब तुम्हें फोन करना चाहिए। तुम छाया से छुटकारा पाओ, और इस बात की परवाह किए बिना कि तुमने 1000 लोगों की जान बचाने का अपना कार्य पूरा किया है या नहीं, और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा पुराना शरीर कहाँ है। रे के लिए ये सौदा पहले से ही बहुत बुरा नहीं था। अपने दर्शन और उससे पहले की हर बात से वह खुद छाया में दिलचस्पी रखता था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अब उसे ये भी पता चल गया था कि छाया असल में कौन थी। मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सा है? तुम्हें मेरे साथ यात्रा करनी है, मेरे साथ रहना है। अगर तुम्हारी मृत्यु का मतलब मेरी शक्तियां खोना है, तो मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं भेज सकता, रे ने कहा। तो फिर मेरा भी एक अनुरोध है, ब्लिस ने जवाब दिया। आपको वैन को हमारे पक्ष में लाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। उसने पहले ही रुचि दिखा दी है, लेकिन मुझे डर है कि रानी स्वीकार नहीं करेगी। छाया रे के खिलाफ लड़ाई में उसकी जरूरत है। यह ऐसा कुछ है जो आप अकेले नहीं कर सकते। एक सौदा तय होने के बाद वे दोनों इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। एक समय दो महान दुश्मन अब एक आम दुश्मन को हराने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन रे के पास अभी भी दूसरे विचार थे कि ब्लिस के साथ क्या करना है जब वह अपनी शक्तियों को वापस पा लेगा। अकादमी छोड़ने से पहले रे अपने कमरे में चला गया था, जबकि ब्लिस वापस दूसरों के साथ चली गई थी। वह रे की तरह गायब नहीं हो सकती थी, अन्यथा दूसरे लोग चिंता में पड़ जाते। ये कमरा वही था जिसे वह इस पूरे समय वैन के साथ साझा कर रहा था। उसने हाथ से एक पत्र लिखा था और सिल्विया से पूछा था कि उसमें क्या लिखा जाए। इसमें वह सब कुछ विस्तार से लिखा था जो रेडविंग्स छाया से छुटकारा पाने के लिए करने जा रहे थे और कैसे उन्हें वैन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। सिल्विया ने सुनिश्चित किया कि रे इस बात पर जोर दे कि वैन की जरूरत थी। रे के वर्णन से उसे लगा कि उसे बुलाने के लिए सही शब्द पता है। पत्र छोड़ दिया गया और मिलने का समय तय हो गया। आखिरकार रे के लिए रोलांड अकादमी को हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया था। अध्याय 333 अजीब समूह। इससे पहले कि रे रोलैंड को हमेशा के लिए छोड़ सके, उसे दो चीजों का इंतजार करना था। पहला ये कि ब्लिस आधिकारिक तौर पर घोषणा करे कि वह अब रोलांड में नहीं रहेगी, और दूसरा वैन भी ऐसा ही करे। यही कारण है कि रे वर्तमान में रानी के साथ एक और बैठक में था, जबकि लेनी, माथा और जैक उसके साथ थे। तो आप चाहते हैं कि मेरा बेटा रेडविंग्स नामक समूह में शामिल हो, लिज ने कहा। सुधार, लेनी ने बीच में टोका। मुझे लगता है कि हमने कहा था कि आपका बेटा ही रेडविंग्स में शामिल होना चाहेगा। हम यहाँ सिर्फ आपकी अनुमति लेने आए हैं, बेशक। लिज के चेहरे पर नफरत की झलक थी। वह हमेशा से जानती थी कि लेनी मुसीबत लेकर आएगा। जब वे दोनों छोटे थे, तब भी वह मुसीबत लेकर आता था, और अब वह उससे उम्मीद करता है कि वह अपने प्यारे बेटे को अजनबियों के साथ छोड़ दे। मुझे पता है कि आप उसके बारे में चिंतित हैं, रे ने कहा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह एवरियन होगी। अकादमी में अपना समय बिताते हुए मुझे एहसास हुआ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। वे अभी भी डेल नामक शिक्षक का पता नहीं लगा पाए हैं, और कौन जानता है कि उनकी मदद करने में और किसने हाथ बटाया। अन्य सभी शहर रेडविंग्स बेस की तरह मजबूत नहीं हैं। और साम्राज्य के बारे में क्या? लिज ने जवाब दिया, अगर वे यहाँ आ गए, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? आपने देखा है कि हमने अब तक इससे कैसे निपटा है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। मैं आपसे बस इतना ही मांगता हूँ कि हमें 1 साल से ज्यादा का समय दें। अगर साम्राज्य हम पर हमला करता है या बाद में पता चलता है, तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। छाया रक्षक के कथित हमले से पहले अभी भी 6 महीने बाकी थे। रे को बस इतना करना था कि एक साथ दो दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई से बचना था। जब तक कि अल्यूर साम्राज्य किसी भी तरह के हमले को टाल सकता था, तब तक उसे लगा कि उनके पास मौका है। जवाब देने से पहले लिज ने एक गहरी सांस छोड़ी। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि उसे कोई रोक नहीं सकता। वह हमेशा से ही अपना खुद का व्यक्ति रहा है। अगर वेन तुम्हारे साथ जाना चाहता है, तो ऐसा ही हो। बैठक सफल रही, और ऐसा लगा कि उन्हें रानी की अनुमति मिल गई है। अब समूह को वापस एवरियन जाने से पहले उन्हें साथ यात्रा करने के लिए बस अगले दिन तक इंतजार करना था। इस बीच
एवरियन के अंदर मूल्यांकन एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका था और आज पुरस्कार समारोह होना था। छात्रों को छांटना था और पता लगाना था कि उन्हें ऊपर की कक्षा में पदोन्नत किया जाना है या नहीं। लेकिन इसमें देरी हो गई थी और उस दिन की कक्षाएं रद्द कर दी गई थी। कुल मिलाकर इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन असली कारण की खबर पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। इस समय रोलांड असेंबल हॉल में एक मुकदमा चल रहा था। सभी शिक्षक मौजूद थे और 3 टावर मास्टर्स टेबल के सामने बैठे थे जबकि एक सीट खाली थी। इसका कारण ये था कि टावर मास्टर रॉय पर रोलांड के एक छात्र की हत्या का मुकदमा चल रहा था। वे कमरे में कुल 1 घंटे तक अपनी सभी समस्याओं पर चर्चा करते रहे। स्कूल में सभी छात्रों द्वारा ये सब देखे जाने के कारण इसे गुप्त रखना लगभग असंभव था। और अगर रॉय को कोई सजा नहीं मिली तो दूसरे लोग अपने बच्चों को अकादमी में नहीं भेजेंगे। निर्णय हो चुका था। बेटी फैसला पढ़ने के लिए अपनी सीट से खड़ी हो गई। टावर मास्टर रॉय, आपको इस पद से मुक्त किया जाता है। अब आपका रोलांड अकादमी में स्वागत नहीं होगा। हालांकि हम आपको यहाँ टावर मास्टर के रूप में रहने के दौरान 5 साल के बराबर वेतन देंगे। रॉय अपनी बात पर अड़े रहना चाहता था और अपनी दलील देना चाहता था। कई बार लड़ाई के बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई व्यक्ति जिसके पास इतनी मजबूत जादुई क्षमता हो, वह इस तरह आसानी से मर जाए। लेकिन वह जानता था कि एक बार अकादमी ने अपना मन बना लिया तो सब कुछ कहा और किया जा चुका था। रॉय ने सोचा, जब से मैं रेडविंग से मिला हूं, तब से चीजें मेरे अनुकूल नहीं चल रही हैं। एक प्रशिक्षण केंद्र के अंदर ब्लिस और वैन ने अपने दोस्तों से कहा था कि वे इकट्ठा हो जाएं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी खबर देनी थी। मैक्स, काइटो और नोरा हॉल में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जब तक कि उन्होंने ब्लिस और वैन को साथ साथ चलते हुए नहीं देखा। तो क्या तुम उन्हें अपने दिव्य होने के बारे में बताने जा रहे हो? वैन फुसफुसाया। क्या तुम पागल हो? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ जरूरी पारिवारिक मामले आ गए हैं। अरे दोस्तों, आप कैसे हैं? मैक्स ने हाथ हिलाकर उन्हें दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि हम सब एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करें, वान ने उत्तर दिया। समूह प्रशिक्षण केंद्र के ठीक बाहर स्टैंड में बैठ गया और ब्लिस और वैन ने उन्हें बताया कि वे अकादमी को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। जबकि ब्लिस ने कहा था कि उसे तत्काल पारिवारिक मामलों का ध्यान रखना है, वैन उससे कहीं अधिक ईमानदार था जितना उसे होना चाहिए था। तुम रेडविंग्स में शामिल हो रहे हो? काइटो चिल्लाया। मुझे बहुत जलन हो रही है। आह, काश मेरे माता पिता इस विचार के इतने खिलाफ न होते। खबर सुनते ही काइटो अपना सिर और कान पकड़ रहा था। मैक्स के पास एक विचार था, कुछ ऐसा ही होने वाला था। आप दोनों को मैं बस यही कह सकती हूँ कि आपको शुभकामनाएं। और कौन जानता है कि मैं भविष्य में आप दोनों से मिलूं। मैक्स के पास रोलांड में ज्यादा समय नहीं था और जल्द ही उसने भी तय कर लिया था कि एक बार जब वह चला जाएगा तो वह अपनी बहन के साथ रेडविंग्स में शामिल हो जाएगा। साथ ही उसने रे से एक वादा भी किया था। सुबह का समय था और अगला दिन आ गया था। रे और उनका समूह धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वे दोनों पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि यह टीम है न? ब्लिस ने सभी की ओर देखते हुए कहा। तो हमारे पास यहाँ क्या है? एक वेयरवुल्फ, एक बूढ़ा जादूगर, एक हॉपी और एक राजकुमार। उसके शब्दों को सुनकर अन्य लोग चौंक गए, क्योंकि यह बात जोर से सुनने के बाद वे सचमुच एक अजीब समूह थे जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और तुम दोनों के बारे में क्या? लेनी ने रे और ब्लिस की ओर देखते हुए पूछा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम दोनों साधारण हो, है न? लेनी को ये बात अजीब लगी कि यह युवा छात्र पहली नजर में ही बता सकता था कि हर कोई कौन है, और शायद इसमें कुछ और भी बात थी। रे के मन में अचानक एक आवाज सुनाई दी। यदि आप उन्हें बताना चाहते हैं तो यह आपका मौका है। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया से आपको उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। रे ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए विराम लिया। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। पहले हम गैरी को वापस लाएंगे और फिर मैं सबको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। अध्याय 334। 6 महीने। 6 लोगों के समूह ने एवरियन की ओर वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, और हालांकि वे नोअर की पीठ पर सवार होकर एक छोटी सी यात्रा कर सकते थे, लेकिन इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता। शायद कुछ गिल्ड ने उसका शिकार करना शुरू कर दिया होता। ये भी तथ्य था कि रेडविंग्स अब दुश्मन के इलाके में थे। हालांकि रानी खुद किसी भी व्यक्तिगत तरीके से रेडविंग्स के खिलाफ नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे भी ऐसा ही महसूस करते थे।
यह अधिक संभावना थी कि वे साम्राज्य के अच्छे पक्ष में आने के लिए रेडविंग्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, भले ही रानी ने आदेश दिया हो या नहीं। अभी वे 6 लोग एक गाड़ी के पीछे बैठे थे। जैक और माथा ने जो पैसे कमाए थे उनसे उन्होंने एक आदमी को वहां ले जाने के लिए किराए पर लिया। यह एक महंगी यात्रा थी क्योंकि एवरियन को एक लंबा रास्ता माना जाता था और अब वहां जाने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। पहले तो लगभग सभी लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन अंततः उन्हें एक लालची व्यक्ति मिल गया जो एक सोने के सिक्के की मोटी रकम के लिए ऐसा करने को तैयार हो गया। तुम्हें ठगा जा रहा है, तुम्हें पता है, ब्लिस ने कहा। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? रे ने कहा। हम भाग्यशाली हैं कि कोई हमें वहां ले जाने को तैयार है। वे छहों एक दूसरे को जानने लगे थे और कहानियां साझा करने लगे थे। आखिरकार उनमें से प्रत्येक ने रोलांड के अंदर 6 महीने बिताए थे। रे अकादमी में रहा जबकि अन्य 3 बाहर रहे। उन सभी के लिए सबसे बड़ा झटका वैन और ब्लिस का परिचय था। पहला व्यक्ति वैन था। उसने खुद को एल्यूर साम्राज्य के राजकुमार के रूप में पेश किया। रानी के अनुरोध के कारण अन्य लोगों को इस विवरण के बारे में पता था, लेकिन वे इस बात से हैरान थे कि रे ने उसे रेडविंग्स में कैसे आने के लिए राजी किया। मुझे लगता है कि अब बेहतर होगा कि आप इस तरह से अपना परिचय न दें, माथा ने कहा। मुझे पता है कि अपने शहर को भूल जाना और छोड़ना दर्दनाक है। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं ही वह व्यक्ति था जो रेडविंग्स में शामिल होना चाहता था। इसके अलावा रे ने 1 से अधिक बार मेरी जान बचाई है और अब मैं अपनी पहचान छिपाने का आदी हो चुका हूँ, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन जब ब्लिस ने अपना परिचय दिया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और रे भी हैरान रह गया। उसने सभी को बताया था कि वह दिव्य प्राणी है। पहले तो माथा, जैक और लेनी भी हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रे और वेन नहीं हंस रहे हैं, तो उनकी हंसी जल्दी ही आश्चर्य में बदल गई। आप गंभीर नहीं हो सकते, माथा ने कहा। हमने दिव्य सत्ता को देखा, वह एक क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं था। जब हम एवरियन के पास वापस आएंगे तो आप खुद ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वे क्रिस्टल अब सक्रिय नहीं है क्योंकि वह अपने मानव रूप में वापस आ गई है। जब रे सब कुछ समझा रहा था तो वह ऐसे लहजे में बोल रहा था जैसे कि वह पूरी बात से परेशान था। अन्य लोग ये समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं तो यह आसान होगा। फिर ब्लिस ने अपनी छड़ी लहराई और उसी समय प्रत्येक व्यक्ति के सिर में एक छवि उभरी। ये ब्लिस के अतीत के खंड थे, और यहाँ तक कि जब वह एक क्रिस्टल थी, वह उन्हें ऐसी यादें दिखाने में भी कामयाब रही जो केवल वे ही दिव्य प्राणी से संबंधित देख सकते थे। इन तस्वीरों को देखने के बाद समूह को और अधिक भरोसा हुआ कि वह सच कह रही थी। लेनी ने कहा, मुझे लगा कि कुछ तो है। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप पहली नजर में कैसे बता सकते हैं कि हर कोई क्या है। ठीक है, जब शैडो गार्ड ने हमला किया था तब मैं मैदान में था, इसलिए मुझे आप तीनों के हुनर को पहली नजर में देखने का मौका मिला। वुल्फ बॉय के मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी गंध आप सभी से अलग है। ब्लिस ने जवाब दिया। अलग गंध आ रही है, जैक ने कहा और अपनी बांह को सूंघना शुरू किया। जैक को लगा कि उसकी नाक बहुत तेज है, फिर भी वह ये नहीं बता पाया कि उसकी गंध दूसरों से अलग है, जब तक कि वे उसके शरीर से आने वाली थोड़ी खट्टी गंध के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह खुद को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से सुबह में कसरत करता था। अब जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम छाया से नहीं हार सकते, है न? मेरा मतलब है, आप एक देवता हैं, माथा ने कहा। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है, ब्लिस ने जवाब दिया। इसके 2 कारण हैं। मेरी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे अपने सामान्य स्वरूप में वापस आने में 70 साल और लगेंगे, और फिर एक दूसरी समस्या है। मुझे डर है कि जो भी छाया को नियंत्रित कर रहा है वह भी एक देवता हो सकता है, या कम से कम बराबर शक्ति वाला कोई देवता हो सकता है, शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा। मुझे तो ये भी संदेह है कि यह कई देवता हो सकते हैं। दिव्यात्मा के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर समूह के हृदय में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। क्या आप सब आराम करेंगे? रे ने आह भरते हुए कहा, योजना नहीं बदली है। छाया से लड़ाई में अभी 6 महीने बाकी हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी शक्ति बढ़ाना है। जैसे ही रे ने अपना वाक्य समाप्त किया, गाड़ी अचानक रुक गई। आह! आदमी बाहर से चिल्लाया। यह क्या है? वान ने खड़े होते हुए कहा। रे ने अपनी ड्रैगन आंखों की क्षमता को सक्रिय किया और देखा कि वे चारों ओर से ततैया जैसे दिखने वाले जानवरों से घिरे हुए थे। वहां कुछ मध्यम श्रेणी के जानवर हैं। जैक, क्या तुम इसकी देखभाल करना चाहोगे? रे ने पूछा। कृपया मुझे जाने दीजिए, माथा ने स्वेच्छा से कहा।
जैसे ही माथा अपने रास्ते में जानवरों के समूह से निपटने के लिए गाड़ी से उतरी, समूह के बाकी लोगों ने भी उसे देखने के लिए ऐसा ही किया। वह पहले की तुलना में अपने धनुष के प्रहारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तीर के बाद तीर से एक के बाद एक जानवर को मार गिरा रही थी। उसकी ताकत में सचमुच इतना सुधार हुआ है, रे ने कहा। रे ने माथा को युद्ध के मैदान में बदलते देखा था, लेकिन उसके पास उससे इस बारे में पूछने का समय नहीं था। लेकिन अब जब रोलांड में उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, तो वह अपने आसपास के सहयोगियों को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लेकिन माथा को आखिर क्या हुआ, रे ने सोचा। तभी माथा के पहले समूह से निपटने के बाद जंगल से हॉर्नेट जैसे दिखने वाले जानवरों का एक और समूह दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पीठ से पंख निकलने लगे। वह हॉर्नेट के करीब उड़ी, उनका ध्यान आकर्षित किया और हवा में चक्कर लगाने लगी। जैसे ही वह हवा में उड़ी, उसने आसमान से एक एक करके सभी को नीचे गिरा दिया। अंत में जानवर हार गया और वह वापस जमीन पर आ गई। ओह, माथा ने कहा और पंखों को वापस अपने अंदर समेट लिया और समूह की ओर चलने लगी। माथा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी मजबूत हो गई, रे ने पूछा। अध्याय 335 विकसित होते मानव। समूह ने उन जानवरों के क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिन्हें अभी अभी मारा गया था। आखिरकार उन्हें जमीन पर छोड़ देना बेकार था ताकि दूसरे लोग आकर उन्हें ले जाएं। यह उनकी कड़ी मेहनत थी। क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद उन्होंने देखा कि जो आदमी घोड़ों को गाड़ी चलाने में मदद कर रहा था, वह कांप रहा था। हालांकि वह उस जानवर से नहीं डरा था जो अभी अभी प्रकट हुआ था, वह वास्तव में माथा से भयभीत था। वह अभी अभी उसकी आंखों के सामने एक पंख वाले प्राणी में बदल गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कृपया मुझे मत मारो, जैसे ही लेनी उसके करीब पहुंची, वह आदमी चिल्लाया। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वह अभी बेकार है, लेनी ने कहा। मैं इससे निपट लूंगी, ब्लिस ने कहा और अपनी छड़ी उसके सिर के ऊपर लहराई। छड़ी के ठीक नीचे कुछ छींटे पड़े और फिर अचानक उस आदमी का कांपना बंद हो गया। तुमने क्या किया? वान ने पूछा। मैंने तो बस उसकी याद को किसी और चीज से बदल दिया है। क्या ये नुकसानदायक नहीं होगा? लेनी ने पूछा। मैंने स्मृति जादू में हाथ आजमाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था, उन पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव थे, इसलिए मैंने भी इसे सीखना बंद करने का फैसला किया। कभी कभार किसी इंसान पर इसका इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन आप सही हैं। अगर आप बहुत सारी यादों को बदल देंगे, तो दिमाग भ्रमित हो जाएगा। उसे ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या असली है और क्या नहीं। हालांकि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतनी छोटी सी बात भी पूरी तरह से ठीक है। लेनी को दिव्य सत्ता के बारे में कुछ पता चलने लगा था, और यह वैसा ही था जैसा रे समय समय पर लोगों के साथ व्यवहार करता था। ऐसा लगता था कि मनुष्य उनसे नीचे हैं, और जब तक कि उनमें से कोई भी व्यक्ति चोटिल नहीं होता, तब तक उनके लिए अपनी मर्जी से काम करना ठीक था। सभी क्रिस्टल एकत्र करने और उस व्यक्ति की स्मृति बदलने के बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, और अब माथा के लिए रे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया था। दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था रे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका तुमसे कुछ संबंध है। अचानक रे की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। माथा ने फिर रे को बताया कि क्या हुआ था। लेनी एक प्रयोग कर रहा था, जो उसने खुद पर भी किया था। बस इस बार उसने सिस्टम का विवरण भी जोड़ा। हर बार जब उसके शरीर में एक क्रिस्टल डाला जाता था, तो उसे कुछ अंक मिलते थे। लेनी को इस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हुई और वह समझ नहीं पाया कि ऐसा करने के लिए किस जादू का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे बीस्ट क्रिस्टल के बारे में उसके कई सिद्धांतों की पुष्टि भी हुई। ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, रे ने सोचा। उसी क्षण उसने अपना सिर घुमाया और ब्लिस की ओर देखा। इसका इस्तेमाल इस तरह से करने का कभी इरादा नहीं था, उसने कहा। क्या आपको इसके बीच में कोई विफलता संदेश मिला? माथा ने जो सुना उससे वह दंग रह गई। वास्तव में हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मनुष्यों, उन्हें कभी भी जानवरों के क्रिस्टल को अवशोषित करने में सक्षम नहीं बनाया गया था। कुछ दुर्लभ मामले हैं जहां शरीर दर्द को दबाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, या यहां तक कि इतने विस्तार से भी जा सकता है जैसा कि लेनी ने किया था। मुझे आश्चर्य है कि मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया गया जादू कितना आगे बढ़ गया है। शायद एक दिन यह मेरे जादू से भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हर किसी पर यह कोशिश न करें। आप भाग्यशाली थे कि आपके पास भेड़िया लड़का था जो आपको अधिक ऊर्जा प्रदान करता था। अगर वह नहीं होता, तो आप उस दिन मर जाते। लेकिन मुझे आपको बधाई भी देनी चाहिए,
क्योंकि आपके पास ऐसी चीज से गुजरने के लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिमाग होना चाहिए। क्या यह संभव है कि वह फिर से विकसित हो सके? रे ने पूछा। अगर वह मध्यवर्ती क्रिस्टल का उपयोग करे। ब्लिस ने जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुककर कहा, यह असंभव नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं, रे। जितना अधिक आप विकसित होंगे, उतना ही अधिक दर्द आप अनुभव करेंगे। एक सामान्य इंसान में ऐसा कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है और वह परिवर्तन पूरा करने से पहले ही खुद को मार देगा। यदि आपको लगता है कि बेसिक टीय परिवर्तन बुरा था, तो आपको नहीं पता कि सीढ़ी पर ऊपर वाले लोगों को कैसा महसूस होगा। माथा ने कहा, मुझे लगता है कि अगर अभी भी लोग इस प्रक्रिया को करने के लिए तैयार हैं, तो हमें उन्हें प्रयास करने देना चाहिए। जब तक उन्हें जोखिम के बारे में बताया जाता है, तब तक हम उन्हें निर्णय लेने दे सकते हैं। रे ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। ब्लिस ने इस पर सफलता की संभावना नहीं जताई थी, जिसका मतलब था कि सबसे अधिक संभावना है कि परिणाम व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होंगे। वे जितने मजबूत थे, वास्तव में उनका सुझाव था कि उनमें अधिक की थी। इसका ये भी मतलब होगा कि उनका शरीर परिवर्तन को संभालने में अधिक सक्षम होगा। रे ने कहा, हम वहां पहुंचते ही सिल्विया के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। समूह ने कुछ दिनों तक यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें और भी जानवर मिले, लेकिन इस बार कोई आकर्षक परिवर्तन नहीं हुआ। समूह नहीं चाहता था कि ब्लिस फिर से उस बेचारे पर अपना जादू चलाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह पागल न हो जाए। उन्होंने बारी बारी से जानवर से छुटकारा पाया और कुछ दिनों के बाद वे लगभग अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लेकिन उस भूमि में प्रवेश करने से ठीक पहले जहां से एवरियन ने यात्रा शुरू की थी, उन्हें आगे के रास्ते पर एक चेकपॉइंट दिखाई दिया। रास्ते पर व्यापारियों की कतार लगी हुई थी और कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे। समूह गाड़ी से उतर गया और आगे बैठे लोगों से पूछने लगा कि क्या हो रहा है। मैं और मेरे दोस्त रेडविंग्स के नए राज्य में जाना चाहते थे, क्या आगे कोई समस्या है? लेनी ने पूछा। सामने वाले आदमी ने जल्दी से अपनी उंगली अपने मुंह के सामने रखी, लेनी को अपनी आवाज कम करने का इशारा करते हुए। काफी नीचे, क्या तुमने सुना नहीं? जाहिर है, बहुत से लोग रेडविंग्स के राज्य में जाना चाहते हैं, खासकर तब जब उन्होंने हमारे जैसे आसपास के सभी कस्बों और शहरों की मदद की। लेकिन आगे के लोगों पर सख्त नियंत्रण है। सीमा रेखा पर और भी अधिक जांच होती है। अगर कोई रेडविंग्स के राज्य में जाने का इरादा व्यक्त करता है, तो उसे ले जाया जाता है। अभी वे सीमा पर नहीं थे, और रेडविंग्स द्वारा दावा की गई भूमि तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी भी कुछ और शहरों से गुजरना था। लेकिन ये सोचना आश्चर्यजनक था कि उन्होंने पहले से ही इतना सख्त होने का फैसला कर लिया था। क्या ल्यूर साम्राज्य ने यह आदेश दिया था? वान ने पूछा। नहीं, यह इस पूरे मामले का दुखद पहलू है। इसे एक ऐसे गिल्ड द्वारा नियंत्रित किया गया है जो यहाँ तैनात एल्यूर गार्डों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि उन्हें साम्राज्य द्वारा काम पर रखा गया है। जब रे ने आगे देखा तो उसे गिल्ड के झंडे हवा में लहराते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि हम एवरियन वापस जाने से पहले एक जगह रुक सकते हैं, रे ने कहा। अध्याय 336 ले जाया गया। एक एक करके गाड़ियों और आगे के लोगों को गिल्ड के सदस्यों द्वारा जांच के बाद ऊपर ले जाया जाता था। कुछ लोगों को आगे जाने की अनुमति दी जाती थी, जबकि अन्य को आगे जाने से मना कर दिया जाता था। हालांकि उन्होंने जो देखा वह ये था कि उनमें से एक को गिल्ड का एक सदस्य ले जा रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, आदमी चिल्लाया। मेरे पास मेरे अधिकार हैं, मैं जिस राज्य में चाहूं वहां जाने के लिए स्वतंत्र हूं। मैंने अपने करों का भुगतान सही तरीके से किया है। कतार में खड़े बहुत से लोगों ने उस आदमी से नजरें फेर ली और उम्मीद जताई कि वे इस पूरी स्थिति में शामिल नहीं होंगे। देखो, इसीलिए हमें जल्दी से राज्य छोड़ देना चाहिए। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें आज़ादी मिल गई है, लेकिन सच तो यह है कि सभी राज्य साम्राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये आखिरी शब्द थे उस आदमी के जब उसे जंगल में कहीं दूर ले जाया जा रहा था। लाइन में पहले व्यक्ति को ले जाते हुए देखने के बाद ऐसा लगा कि जो लोग गिल्ड के खिलाफ जाकर लड़ना चाहते थे, उन्होंने तुरंत इस विचार के खिलाफ फैसला किया। कुछ लोग तो चेक पॉइंट से आगे जाने की कोशिश किए बिना ही वापस लौट गए। स्लीविया ने कहा कि पहले तो बहुत से लोग एवरियन में जाने के लिए तैयार थे, माथा ने कहा। रेडविंग्स ने आसपास के शहरों में बहुत से लोगों का भरोसा जीता था। हमने उनके लिए जितना किया था, उतना किसी भी गार्ड या गिल्ड ने नहीं किया था। इसलिए जब हम स्वतंत्र हो गए, तो वे यहाँ से चले जाना चाहते थे। अब उन्होंने कहा कि शहर में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है और विकास पूरी तरह रुक गया है।
व्यापार की स्थिति खराब होने के अलावा शहर वास्तव में संघर्ष कर रहा है। रे ने माथा के शब्दों के बारे में सोचा। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शहर की समृद्धि की आवश्यकता थी। व्यापार के बिना पैसा नहीं था और पैसे के बिना भोजन नहीं था, और जब लोग भूखे रहते थे तो वे प्रभारी लोगों को दोष देते थे या कहीं और चले जाते थे। साम्राज्य ऐसा कैसे कर सकता है, और अल्यूर साम्राज्य, क्या वे वास्तव में जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? वान ने कहा। तुम्हें अपनी मां की स्थिति को समझना होगा, लेनी ने बीच में टोका। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इन लोगों के साथ अब बुरा व्यवहार किया जा रहा है और वे खुशहाल नहीं हैं, तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम किसी देश को युद्ध में न देख लो। लगभग सभी संसाधन सैनिकों को भेज दिए जाते हैं, जबकि पीछे रह गए लोगों को उनका भरण पोषण करने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। कर बढ़ाए जाते हैं और इससे भी ज्यादा समस्याएं नीचे वालों पर डाल दी जाती हैं। लेनी के व्याख्यान के बाद वेन चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्चा है और राज्य चलाने के मामले में उसे बहुत कुछ सीखना है। हमेशा कोई न कोई कारण होता है कि चीजें जिस तरह से हैं, वे वैसी ही क्यों हैं। अंततः कुछ देर कतार में इंतजार करने के बाद उनकी बारी आई। आप कहाँ जा रहे हैं सर? एक गार्ड ने पूछा। चौकी पर खड़े होकर देखा तो एक तरफ 2 टेंट लगे हुए थे। तभी एक आदमी मेज पर बैरे पहने बैठा था। उसके सामने एक कागज की शीट और एक थैला था जो देखने में सिक्कों से भरा हुआ लग रहा था। रास्ते पर एक लाइन बनाते हुए 4 पहरेदार, और ऐसा लग रहा था कि जंगल में जाने वाले रास्ते पर और भी पहरेदार तैनात थे, शायद उन लोगों को रोकने के लिए जो दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नए राज्य में सभी क्षेत्रों से लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए इतनी जनशक्ति रखने के लिए संघ का आकार काफी बड़ा होना चाहिए था। घोड़े पर बैठा आदमी घबराया हुआ लग रहा था। उसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। जब रे और उसका समूह आया था और उसने सवारी के लिए पूछा था, तो उसने इतनी बड़ी रकम मांगी थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। चिंता मत करो, रे ने पीछे से बाहर निकलते हुए कहा। मैं इससे निपट लूंगा। तुम वापस घर जा सकते हो। सर, क्या आप निश्चित हैं? सवार ने पूछा। सकारात्मक। आपने हमें जहां तक संभव था आगे तक पहुंचाया है। बाकी सभी लोग अब गाड़ी से उतर चुके थे और रे के पास खड़े थे। उन्हें देखकर ये बताना भी मुश्किल था कि वे क्या थे। आमतौर पर गिल्ड के सदस्य कम से कम उनके रंगों का मिलान करने की कोशिश करते थे ताकि पता चल सके कि वे कहां से थे। गार्ड केवल यही अनुमान लगा सकते थे कि वे साहसी लोगों का एक समूह थे जिन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे? वेन ने माथा से फुसफुसा कर पूछा। जब से मैं रे को जानता हूँ, मुझे लगता है कि वह शायद परेशानी खड़ी करेगा। रे गार्ड के सामने खड़ा हुआ और बोला, हम रेडविंग्स में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। जब मैं सही होती हूँ तो मुझे इससे नफरत होती है, माथा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। रे की बात सुनकर पीछे कतार में खड़े लोग पीछे हट गए। आखिरी व्यक्ति के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ कहे। पहरेदारों के पीछे खड़ा आदमी अपनी सीट से उठकर पास आया। ओह सच में, मुझे डर है कि आज रेडविंग्स राज्य में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। ओह, और साम्राज्य के आदेश पर हम हर भगोड़े को सजा देने के लिए ले जाएंगे। उन्हें ले जाओ, वह चिल्लाया। तभी समूह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। जैक रूप बदलने के लिए तैयार था। ब्लिस ने अपनी छड़ी निकाल ली थी और माथा ने अपना धनुष तैयार कर लिया था, जबकि वैन और लेनी दूसरों के पीछे शांति से खड़े थे। वह आदमी हंसने लगा। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता, हम एल्यूर राज्य के शीर्ष गिल्डों में से एक हैं। एल्यूर में मौजूद एकमात्र रैंक वाला गिल्ड। क्या तुमने सच में सोचा था कि साहसी लोगों का एक समूह हमारे खिलाफ लड़ सकता है? लेकिन तभी रे ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। हम लड़ाई नहीं करेंगे, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए, उसने हल्की नीरस आवाज में कहा। क्या रे का मतलब डरा हुआ लगना था, माथा ने कहा। लेकिन बाकी लोग भी उतने ही भ्रमित थे कि क्या रे ने सचमुच बिना लड़े उन्हें पकड़वाने का फैसला किया था। लोगों ने रे और अन्य लोगों को हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके अधिकांश उपकरण भी छीन लिए थे, और जब ये सब हो रहा था, वे रे के कुछ करने का इंतजार करते रहे, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया। अंत में उन सभी को एक बड़े धातु के पिंजरे में डाल दिया गया और फिर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। सभी ने रे की ओर देखा। पिंजरे के कोने में बैठ गए, लेकिन उसने अभी भी एक शब्द नहीं कहा था। बॉस, आप क्या योजना बना रहे हैं? जैक ने पूछा। हमें एक संदेश भेजने की जरूरत है, रे ने कहा।
अगर हम साम्राज्य और दूसरे राज्यों को हमें धमकाने की अनुमति देंगे, तो वे ऐसा करना जारी रखेंगे। हम इस गिल्ड को कुचल देंगे। अध्याय 337 काले छल्ले। समूह स्टील के पिंजरे के अंदर गाड़ी पर सवार होकर आगे के रास्ते पर चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि वे सीमा के और करीब पहुंच रहे थे। हालांकि अचानक गाड़ी ने हल्का सा मोड़ लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगी। जिस रास्ते पर वे आगे बढ़ रहे थे वह काफी उबड़ खाबड़ था और ऐसा लग रहा था कि इसे अभी हाल ही में बनाया गया है। यहाँ तक कि किनारे लगे पेड़ों को भी काट दिया गया था। आखिरकार गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई थी। यह एक अस्थायी शिविर की तरह लग रही थी। जिस जगह पर इसे रखा गया था वह पहाड़ी की दीवार के सहारे खड़ी हुई लग रही थी। कई तंबू लगाए गए थे, जबकि गार्ड बाहर खड़े थे। साथ ही सामने हवा में दो विशाल झंडे लहरा रहे थे, जिसमें एक बैल की गिल्ड शिखा दिखाई दे रही थी, जिसकी नाक में एक बड़ी काली अंगूठी चुभ रही थी। काले छल्ले, वेन ने झंडे की ओर देखते हुए कहा। लेनी ने कहा, ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा कि वे एल्यूर साम्राज्य में शीर्ष गिल्ड हैं, तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे। ये शर्म की बात है कि उन्होंने साम्राज्य का पक्ष लेने का फैसला किया है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि लोग पैसे से कितनी आसानी से बहक जाते हैं। क्या आपको हमारी मदद करने के लिए भी पैसे नहीं मिलते? माथा ने पूछा। लेनी ने अपना गला साफ करना शुरू कर दिया और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। हालांकि लेनी को रेडविंग्स के सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाओं के लिए भुगतान किया जा रहा था, लेकिन वह उस भूमिका के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह भी बाकी सभी की तरह रेडविंग्स का ही एक हिस्सा था, विशेषकर अब जबकि वह कुछ समय के लिए वहां रहेंगे। ज्यादातर लोग गिल्ड और गिल्ड रैंक में नहीं फंसे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय एवरियन में बिताया था। शैडो प्लेस के अलावा दूसरी जानकारी उन्हें अक्सर नहीं मिलती थी। इसलिए विन थोड़ा चिंतित था, जबकि दूसरे लोग चिंतित नहीं थे। जैसे ही वे कैंप में दाखिल हुए, रे ने अपनी ड्रैगन आंखों की कला से सभी सदस्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये काफी बड़ा कैंप था और ऐसा लग रहा था कि वहां कम से कम 200 या उससे ज्यादा लोग थे। हालांकि उन सभी में से एक आदमी ऐसा था जो सबसे अलग था। एक आदमी जिसके पास एक छोटी तलवार थी, जो उच्च गुणवत्ता की लग रही थी। वह शायद एक ऐसा व्यक्ति था जो उन्नत श्रेणी में था। वेन, क्या तुम जानते हो कि वह काले बालों वाला आदमी गिल्ड का नेता है? रे ने पूछा। वेन ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी को देखा जिसका वर्णन रे ने किया था। नहीं, अगर मैं सही हूं, तो वह आदमी लेफ्टिनेंट है, ब्लैक रिंग्स का दूसरा प्रभारी। कुल मिलाकर ब्लैक रिंग्स के लगभग 500 सदस्य हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आधे लोगों को सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए भेजा है। इतने सारे लोगों को काम पर रखने के लिए साम्राज्य ने उन्हें वास्तव में काफी मोटी रकम दी होगी। ये रकम इतनी थी कि वे दूसरी तरफ देखते रहे और गिल्ड फॉर्म को अपने नियमित क्वेस्ट को पूरा करने से भी रोक दिया। शायद पैसा इसी जगह पर जमा किया गया था। माथा ने कहा था कि शहर संघर्ष कर रहा था, इसलिए वे ऐसा व्यापार नहीं कर सकते थे जिसमें हर कोई एक निश्चित स्तर पर सिक्का स्वीकार करता हो। कुछ लोगों को शहर को लुभाने के लिए चुपके से आना पड़ता था और जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक वे जो भी उपकरण और जरूरतें खरीद सकते थे, खरीद लेते थे। गाड़ी तब तक चलती रही जब तक कि वो पहाड़ी की पिछली दीवार के पास जाकर रुक नहीं गई। पहाड़ी के अंदर कई मानव निर्मित द्वार थे जिन पर स्टील की सलाखें लगी हुई थी और अंदर आम लोग रहते थे। वे सिर्फ आम नागरिक ही नहीं थे, बल्कि उनमें व्यापारी, बच्चे और यहाँ तक कि साहसिक लोग भी शामिल थे। समूह को उनके अस्थायी पिंजरे से बाहर निकाला गया और बाकी सभी के साथ सेल में डाल दिया गया। इस बीच माथा ने इस बात पर नजर रखी कि वे अपना सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं। गुफा की कोठरियों के अंदर रे को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ, अबॉय ने कहा। जब रे ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि यह टिफी है। उसके बगल में उसकी बहन कैंडी खड़ी थी। इन दोनों की मुलाकात रे से बहुत पहले हुई थी, पहले साहसी नैस के रूप में और बाद में जैक के साथ जब वे शहर आए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया है? टफी ने पूछा। लेकिन तभी टफी को कुछ एहसास हुआ। उसे जैक और गैरी के शरीर पर प्रतीक चिन्ह देखना याद आया। रुको, क्या तुम लोग इसका हिस्सा नहीं हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जैक ने दौड़कर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया। उस समय कोठरी में मौजूद सभी लोग जैक की हरकतों से हैरान थे। इसलिए नहीं कि उसने बच्चे के साथ क्या किया, बल्कि इसलिए कि उन सभी के हाथों में बंदी धातु की हथकड़ियां फर्श पर पड़ी थीं।
माथा और बाकी लोगों ने कुछ भी होने से पहले उन्हें शांत करने की कोशिश की। शश, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चुप रहो। एक बार जब जैक ने लड़के का मुंह छोड़ दिया तो उसने फर्श से उसकी हथकड़ी उठाए और उसे अन्य पहरेदारों की नजरों से छिपाने के लिए गुफा के पीछे चला गया। क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ? रे ने पूछा। हम रेडविंग किंगडम जाने की योजना बना रहे थे, कैंडी ने जवाब दिया। निर्भरता की घोषणा करने के बाद सीमा रेखा के पास रहना नरक जैसा हो गया है। ब्लैक रिंग्जर आए और हर दूसरे गिल्ड को बाहर निकालते हुए मुफ्त भोजन और रहने की जगह की मांग की। उन्होंने रेडविंग शूरवीरों को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, जो पहले हमारी मदद कर रहे थे। अंत में हम में से बहुत से लोग इससे तंग आ गए। हमने सुना कि हमारा दोस्त नेस रेडविंग्स गिल्ड में उच्च पद पर था। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने याद किया कि वह कितना ताकतवर था, तो ये सच ही था, टफी ने उत्साह से कहा। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा और हमें बचाएगा। राज्य की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हम में से कई लोग उसे छोड़कर उनके साथ शामिल होना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि ब्लैक रिंग्स अब किसी को भी गुजरने नहीं दे रहे थे। हमें लगा कि वे सिर्फ आक्रमण को रोकने के लिए यहाँ आए हैं। चिंता मत करो, रे ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। बेशक, रेडविंग्स तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। रे को हमेशा से बच्चों से बहुत लगाव था। जब उसने मानव जाति से बदला लेने की योजना बनाई थी, तब भी उसमें बच्चों की मौत शामिल नहीं थी। वह जानता था कि युवावस्था में उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, और अब अपनी योजना में थोड़े से बदलाव के साथ वह बच्चों के लिए और भी ज्यादा परवाह करने लगा। मानव जाति को खत्म करने के बजाय उन्होंने उसे बदलने की कसम खाई। लेकिन कैसे? टफी चिल्लाया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि गार्ड बाहर ही खड़े थे। लेकिन कैसे? उसने फिर से धीमी आवाज में पूछा। तुम भी हमारी तरह यहाँ फंसे हुए हो, और मेरा अनुमान है कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पकड़ा होगा क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं। हम रात होने तक इंतजार करेंगे, तभी हम हमला करेंगे। एक बूढ़ा आदमी जो बातचीत सुन रहा था आगे बढ़ा। वह शहर का मेयर था और लोगों में उसका बहुत सम्मान था। जब उसने ब्लैक रिंग्जर द्वारा किए जा रहे क्रूर व्यवहार के बारे में बोलना शुरू किया तो वह बहक गया। हम आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। कृपया, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप हमला करने की योजना बनाते हैं, तो हम भी हथियार उठा लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है बूढ़े आदमी, रे ने जवाब दिया। हम सब कुछ सिर्फ हम ही करेंगे। बूढ़े आदमी ने वहां खड़े 6 लोगों की ओर देखा। सिर्फ तुम 6 लोगों के साथ? लेकिन यहाँ तो 250 से ज्यादा लोग हैं। यदि 1000 भी हों तो भी वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वह आदमी रे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि वह दिलों में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता था कि उसने जो भी कहा, उसका हर शब्द सच में सच था। समूह अंदर ही रहा, और कभी कभी नए लोगों के एक समूह को साथ लाया जाता और पिंजरे में बंद कोठरी के अंदर धकेल दिया जाता। अब ऐसा लग रहा था कि कोठरियों के अंदर कम से कम 50 कैदी थे। आखिरकार रात हो गई थी। रे खुद को रोक नहीं सका और दूर खड़े आदमी के हाथ में पकड़ी काली तलवार को देखने लगा। मुझे एक अच्छा उपहार लाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अध्याय 338 काला खून। रात हो चुकी थी और जैसा कि एक शीर्ष गिल्ड से उम्मीद की जाती है, सुरक्षाकर्मियों ने जरा भी ढील नहीं दी। कोठरियों के सामने तैनात पहरेदार बारी बारी से काम करते थे और ऐसा लग रहा था कि सीमा के आसपास तैनात लोग भी ऐसा ही करते होंगे। वे लगातार लोगों को कैंप में आते जाते देखते रहते थे। एकमात्र व्यक्ति जो कभी हिलता डुलता नहीं था, वह लेफ्टिनेंट था। हालांकि यह स्पष्ट था कि लेफ्टिनेंट किस टेंट में रहता था, क्योंकि यह कैंप के बीच में रखा गया था और वहां मौजूद सभी टेंटों में सबसे बड़ा था। चलो चलें, रे ने कहा। शहर के लोग पास ही खड़े होकर उन 6 लोगों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे हैं और कैसे वे अपनी हथकड़ियों और कोठरियों से बाहर निकलेंगे। जैक एक बहुत ही मजबूत और लंबा लड़का था, इसलिए उन्हें लगा कि उसने अपनी क्रूर ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकी लोगों के साथ उन्हें कल्पना करना मुश्किल था कि वे कुछ भी तोड़ सकते हैं। रे के कहने पर उनमें से हर एक ने एक ही समय में धातु की हथकड़ी तोड़ दी। उनमें से कुछ ने जादू का इस्तेमाल किया, जबकि बाकी ने की का इस्तेमाल किया। लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि 6 लोग अकेले ये काम कैसे कर पाएंगे। अरे दोस्तों, वेन ने कहा, मैं अभी भी थोड़ा अटका हुआ हूँ। जबकि अन्य लोगों ने अपनी हथकड़ियां आसानी से तोड़ ली, वेन अभी भी एक शौकिया था जब बात जादू की आती थी, सिवाय भीतर से शक्ति का उपयोग करने की।
इधर आओ, लेनी ने कहा और उसने जादू कर दिया जिससे हथकड़ियां जंग खाकर जमीन पर गिर गईं। इसके बाद रे ने माथा और जैक दोनों को बुलाया और बिना कुछ कहे उनके कपड़ों की आस्तीन फाड़ दी, जिससे रेडविंग्स का निशान दिखाई देने लगा। उनके पीछे खड़ी भीड़ हतप्रभ रह गई। ये वही हैं, मैंने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा। क्या वे हमें बचाने आए थे? लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? वे इतने युवा दिखते हैं कि संभवतः उन्हें पकड़ लिया गया है। बूढ़ा आदमी फिर आगे बढ़ा और मुस्कुराया। अब मुझे पता चला कि तुम इतने आश्वस्त क्यों थे। तुम्हारे पास और लोग भी आ रहे हैं ना? एक सेना को आगे बुलाया गया है। भीड़ ने एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी और इस बार वे अधिक उत्साहित थे। हाँ, ये बात तो सही होगी। शायद रेडविंग्स ने हमारी पीड़ा सुनने के बाद अपनी पूरी सेना भेज दी। रे ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोठरी की सलाखों के पास गया। फिर उसने दोनों हाथों से उन्हें मोड़कर खोला, जिससे एक चटकने की आवाज आई। बाहर खड़े दो गार्डों ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रे ने उन दोनों के चेहरे पकड़ लिए और उन्हें जमीन पर पटक दिया। कोई और नहीं आ रहा है, केवल हम ही आ रहे हैं, रे ने उत्तर दिया। जब सभी लोग रे द्वारा आगे की ओर मोड़ी गई सलाखों से गुजरे, तो जैक उनमें से सबसे आखिर में गुजरा और उसने उन्हें वापस मोड़ दिया। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग यहीं रहो तो बेहतर होगा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, लेकिन फिर भी वे प्रार्थना करने से खुद को नहीं रोक पाए कि ब्लैक रिंग्स उनके पकड़े जाने के बाद उन पर नरमी बरतें। हालांकि एक बार जब उन्हें पता चला कि वे रेडविंग्स का हिस्सा हैं, तो वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनकी सजा हल्की होगी। कुछ पलों के इंतजार के बाद अचानक पूरे कैंप में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। बाएं दाएं धमाके हो रहे थे। हवा में आग के गोले उड़ रहे थे। खून आसमान में बिखर गया और आखिर में चांदनी में ऊपर एक देवदूत जैसा कुछ दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने दावा किया, ये लोग साधारण मनुष्य नहीं हैं, ये ऊपर के देवताओं के वंशज होंगे। मुख्य तंबू के अंदर लेफ्टिनेंट एडम उन सिक्कों को गिनने में व्यस्त थे जो उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार करके कमाए थे। न केवल उन्हें साम्राज्य से भुगतान मिल रहा था, बल्कि उन्होंने आसपास के क्षेत्र में कई टावरों से कर भी लिया था। उन्होंने दावा किया कि यह रेडविंग्स के खिलाफ उनकी सुरक्षा के लिए एल्यूर साम्राज्य का एक आदेश था। हालांकि यह सच नहीं था, लेकिन जब तक वे वहां से निकले, तब तक उनके लिए कुछ भी करना बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके पीछे सिक्कों से भरा एक संदूक दिखाई दिया। मैं अमीर हूँ, एडम चिल्लाया, लेकिन तभी बाहर विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। एक गार्ड दौड़कर अंदर आया। सर, हम पर हमला हो रहा है। अब सबसे बढ़िया, एडम अपनी सीट पर खड़े होकर चिल्लाया। उनमें से कितने हैं और क्या हम उनका उद्देश्य जानते हैं? गार्ड ने जवाब देने से पहले सांस रोकी। सर, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि वे रेडविंग्स के हैं। वे पहले बंदी थे और अभी उनकी संख्या केवल 6 है। ये खबर सुनकर एडम अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में तुम मुझे ये बताने के लिए दौड़े चले आए? मूर्खों को पकड़ने के बाद मेरे पास वापस आना। लेकिन सर, तभी गार्ड की पीठ पर पैर का निशान महसूस हुआ। उसे आगे की ओर धक्का दिया गया और वह एडम के सामने ही जमीन पर गिर पड़ा। जो व्यक्ति अंदर आया उसका नाम रे था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्यालय में आने की? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम ब्लैक हैं। इससे पहले कि एडम अपनी बात पूरी कर पाता, एक बर्फ का भाला बन गया और रे ने उसे सीधे उसके कंधे में मार दिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर में बाकी लोग भी वहां आ गए और तंबू के अंदर इकट्ठा हो गए। हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था रे, माथा ने कहा। शेष सभी सदस्य जो अभी भी जीवित थे, उन्हें कोठरियों में डाल दिया गया है और गाड़ी में चढ़ा दिया गया है। सब लोग कहाँ हैं? एडम चिल्लाया। गार्ड मदद के लिए आ गए हैं। रे आगे बढ़ा और जवाब में एडम ने अपनी तलवार निकाल ली। अभी रे के पास कोई उपकरण नहीं था, क्योंकि वह सब हटा लिया गया था और बाकी सब के साथ एडम के बगल में रख दिया गया था। ये देखकर आदम ने अपनी तलवार निकाली। तलवार चमकीले चांदी के रंग की थी और मूठ के नीचे बैंगनी पंख दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि एडम उस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि षड्यंत्र और बुद्धि के माध्यम से अपना पद प्राप्त किया था। अच्छा अच्छा, क्या तुम इसे देखोगे? ब्लिस ने सिक्कों से भरी हुई तिजोरी को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि साम्राज्य ने तुम्हें आखिरकार एक मोटी रकम दी है। तभी माथा ने भी एक कागज उठाया जिसमें अन्य सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट थी। मुझे नहीं लगता कि यह सब साम्राज्य से आया है। इसे देखो। इस समय एडम तलवार को अपने हाथ में पकड़े हुए कांप रहा था। रे आगे बढ़ा और उसने अपने नंगे हाथों से तलवार को पकड़ लिया।
एडम ने उसे हिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर खून ब्लेड पर टपकने लगा। ओह, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में एक अच्छी तलवार है जो मेरी त्वचा को इस तरह से घायल कर सकती है। हालांकि जो कुछ दूसरे लोग देख रहे थे वह किसी की नजर से नहीं छूटा और यहाँ तक कि एडम की आंखें भी खून देखकर डर से चमक उठी। खून का रंग लाल नहीं था, बल्कि काला था, जो जानवर के रंग जैसा ही था। अध्याय 339, एक जगह जिसे घर कहते हैं। ब्लैक रिंग्स अस्थायी बेस के बाहर अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई बंद हो गई है और कोई शोर नहीं है। समूह अभी भी अपनी कोशिकाओं के अंदर फंसा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर उन 6 लोगों के साथ क्या हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि वे पकड़े गए? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आपने सुबह सुबह उन सभी विस्फोटों को सुना था? वे कोई साधारण लोग नहीं थे। बेशक, कैंडी ने कहा। वे लाल पंख वाले हैं और हमें बचाने जा रहे हैं। मुझे पता है कि वे ऐसा करेंगे। ये सब कहने के बावजूद वयस्कों के समूह के बाकी लोगों का मानना था कि 6 लोगों का समूह तब तक पकड़ लिया गया था। सेंटर टेंट के अंदर रे इस समय अपने नंगे हाथों से स्पीड को पकड़े हुए था। जब उसने पहली बार तलवार देखी तो उसे पता था कि यह उच्च गुणवत्ता की है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी मजबूत होगी कि उसकी त्वचा पर निशान पड़ जाए। अभी रे का शरीर एक उन्नत श्रेणी के जानवर के बराबर था, इसलिए एक मध्यवर्ती जानवर का हथियार की अतिरिक्त मदद के बिना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए ये तथ्य कि एडम्स ब्लेड उसे काटने में सक्षम था, इसका मतलब था कि यह कम से कम उन्नत स्तर का था। काला खून, एडम चिल्लाया। तुम इंसान नहीं हो, यह एक जानवर है। उस पल रे ने तलवार छोड़ दी और एडम की उंगलियों पर मुक्का मारा, जो मूठ के चारों ओर छीन ली गई थी, और उन्हें कुचल दिया। वह दर्द से चिल्लाया और तलवार छोड़ दी, इससे पहले कि रे ने उसे फिर से लात मारी, जिससे वह घुटनों के बल गिर गया। तुम्हें अपने गिल्ड लीडर को एक संदेश भेजना है। हमने तुम्हारे आदमियों को पकड़ लिया है और उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। हमने चेतावनी दी है कि जो कोई भी साम्राज्य का पक्ष लेगा वह हमारा दुश्मन है। सिक्कों से भरा संदूक और उनके उपकरण वापस समूह को सौंपने के बाद वह कोठरियों की ओर चला गया। लोगों के समूह को मुक्त कर दिया गया और जब उन्होंने देखा कि 6 लोग वापस आ गए हैं, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से प्रत्येक को कोई चोट नहीं आई। लेकिन ये कैसे संभव है? बूढ़े आदमी ने कहा। जब लोग शिविर में पहुंचे तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि लड़ाई में कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया था और उन्हें पिंजरों में डाल दिया गया था जिनमें उन्हें यहाँ लाया गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने रे से पूछा। उन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि रे ही वर्तमान समूह का नेता है, क्योंकि सभी लोग उसके साथ व्यवहार करते थे और उसका अनुसरण करते थे। मैं उन्हें रेडविंग राज्य में ले जाऊंगा। यदि आप चाहें तो हमारे साथ यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कुछ अतिरिक्त हाथों की आवश्यकता हो सकती है, रे ने कहा। शहर के मेयर को संकोच करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पहले से ही अपना जवाब पता था। दूसरे लोगों से इस पर चर्चा करने के बाद वे भी समूह के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने ब्लैक रिंग्स के बुरे व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जबकि बाकी सभी लोग चुपचाप खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें कोठरियों में सभी के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्होंने बुजुर्गों या महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। इसके साथ ही समूह एक बार फिर चल पड़ा। उन्होंने शिविर से कई गाड़ियां ली थीं। रे और अन्य लोग आगे की ओर सवार थे, जबकि बाकी लोग कैदियों के साथ पीछे की ओर चल रहे थे। एकमात्र व्यक्ति जो पीछे रह गया था वह एडम था, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसके पास सवारी करने के लिए कुछ भी न हो और उसके पास कोई सिक्का न हो। जंगल से बाहर निकलने के लिए वह केवल अपने पैरों पर चल सकता था। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे साथ कैदियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पुरुषों ने पिंजरे के अंदर से कहा। उनकी तरफ देखो, टफी ने कहा। कुछ क्षण पहले हम ही पिंजरों के पीछे फंसे हुए थे और अब वे ही अन्याय के खिलाफ चीख रहे हैं। गिल्ड के एक सदस्य ने टफी की बात सुन ली थी और उसे घूरने लगा। तुम छोटे मूर्ख हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब हमारा गिल्ड लीडर आएगा और हमें बचाएगा और यहाँ से निकल जाएगा तो तुम वह पहला व्यक्ति होगे जिसे मैं ढूंढूंगा। एवरियन के रास्ते में समूह को ब्लैक रिंग्स के कुछ और सदस्यों का सामना करना पड़ा जो सीमा के आसपास तैनात थे। हालांकि रे और अन्य लोगों ने उन्हें भागने का मौका मिलने से पहले ही जल्दी से निपटा दिया। अब उनके घर पहुंचने में बस कुछ ही दूरी थी, लेकिन यात्रा के दौरान समूह ने देखा कि रे गाड़ी के पिछले हिस्से में बहुत शांत था और सामान्य से भी ज्यादा।
जब वे पहली बार रे से मिले तो वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अब वह कम से कम भविष्य की योजनाओं और घटनाओं के बारे में बात करता था और अक्सर पूछता था कि क्या बाकी लोग ठीक महसूस कर रहे हैं। फिर भी जब से वे ब्लैक रिंग्स के अस्थायी बेस से निकले थे, रे ने एक शब्द भी नहीं कहा था। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि रे भी यही सोच रहा था। उनमें से किसी ने मुझसे काले खून के बारे में क्यों नहीं पूछा? रे ने सोचा, मुझे यकीन है कि उन्होंने भी इसे देखा होगा। हालांकि दूसरों ने काला खून देखा था, लेकिन उनमें से किसी को परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि रे असामान्य रूप से मजबूत था, इसलिए ऐसा कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। यहाँ तक कि माथा को भी अब जब काटा गया तो उसका खून थोड़ा काला हो गया, और जैक जब अपने वेवोल्फ रूप में था, वहां मौजूद हर कोई रे का सम्मान करता था, चाहे वह कोई भी हो या कुछ भी हो। अगर रे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था या उन्हें यह नहीं बताना चाहता था कि वह कौन है, तो यह उसकी मर्जी थी। इससे यह नहीं बदलेगा कि वह कौन था या उसने अब तक उन सभी की मदद के लिए क्या किया था। फिर गाड़ियां अचानक रुक गईं क्योंकि वे शहर की दीवारों के ठीक बाहर रुकी थीं। आखिरकार वे एवरियन शहर में अपने घर वापस आ गए थे। लेनी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। लाखों सालों में भी नहीं। चलो, जैक ने रे के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। घर, रे ने कहा, मुझे लगता है कि यह वास्तव में घर है। अध्याय 340 स्टीम पंक सिटी। शहर में पहुंचने से पहले रे ने समय से पहले ही सिल्विया और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वह कुछ अतिरिक्त मेहमानों के साथ वापस आएंगे। इसलिए गेट पर कई शूरवीर थे जो रेडविंग कवच पहने हुए उन सभी का स्वागत करने आए थे। यह विशेष रूप से कांस्य लाल रंग में लेपित था, जबकि शिखा उनके ढाल या कंधे पर गर्व से प्रदर्शित की गई थी। वे वहां न केवल ग्रामीणों की देखभाल करने के लिए थे, बल्कि ब्लैक रिंग के सदस्यों की भी देखभाल करने के लिए थे। ये वही हैं, कैंडी चिल्लाया। ये वाकई वही हैं, उनके पास गियर और सब कुछ है। शहर के कई लोग अभी भी इस बात को लेकर संशय में थे कि वे रेड विंग्स के सदस्यों के साथ यात्रा कर रहे थे या नहीं। धोखेबाजों की खबरें थीं, और जिस समूह के साथ वे यात्रा कर रहे थे, वह उन शूरवीरों जैसा नहीं लग रहा था जिनके बारे में उन्होंने पहले सुना था। लेकिन अब जब उन्होंने सामने के द्वार पर शूरवीरों को वह कवच पहने देखा जिससे सभी परिचित हो चुके थे, तो उन्हें पता चल गया कि वे सही जगह पर हैं। जैसे ही सभी लोग गाड़ी से उतरकर गार्डों के पास से गुजरे, शूरवीरों ने जैक और माथा दोनों को सलामी दी। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं गुरुजी, शूरवीरों ने कहा। हालांकि गांव वालों और यहाँ तक कि लेनी और अन्य लोगों को जो बात अजीब लगी, वह ये थी कि कोई भी रे का अभिवादन नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते थे कि रे कौन है। यहाँ तक कि जब ये खबर घोषित की गई कि रे राजा है, तो लगभग सभी रातों को याद नहीं आ रहा था कि वह कैसा दिखता था। इसलिए एवरियन के शूरवीरों का वास्तव में यह मानना था कि बुजुर्गों ने एक फर्जी नाम रखा था, ताकि उनके असली नेता नेस को खोजने से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, लोग चारों ओर देखने लगे। हालांकि शहर में कोई व्यापार नहीं चल रहा था, ये कुछ समय पहले ही बंद हुआ था। अभी भी शहर में चहल पहल दिख रही थी। इसके बाद नगरवासियों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा नहलाने और अस्थायी आवास स्थान पर ले जाया गया, जब तक कि वे स्वयं वहां न पहुंच जाएं। वे अभी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन जल्द ही उनके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। समूह ने तब तक इंतजार किया जब तक एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी नहीं दिखाई दी। ये लाल और काले रंग की थी और दरवाजे पर लाल पंखों का प्रतीक चित्रित था। ये थोड़ा चमकीला है, क्या आपको नहीं लगता? माथा ने कहा। मुझे ये पसंद है, रे ने जवाब दिया। लाल रंग अच्छा है। गाड़ी से सिल्विया बाहर निकली, जिसने एक लंबा लाल लबादा पहन रखा था, जो अब आधिकारिक एल्डर पोशाक थी। मुझे इस तरह से आपका अभिवादन करने के लिए खेद है, रे, उसने कहा। मेरे पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। उसके गाल लगभग पोशाक की तरह ही लाल थे। हालांकि उसने कहा कि उसके पास तैयार होने का समय नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर नया मेकअप लगा हुआ है, ब्लिस ने धीरे से कहा। माथा ने ब्लिस को धक्का दिया। चुप रहो, हमारी महिला को रे से लगाव है, लेकिन वह इतना मूर्ख है कि उसे यह पता ही नहीं चलता। कभी कभी उन दोनों को देखना यातना जैसा होता है। तो क्या किसी को उससे लगाव हो गया है? ब्लिस ने कहा। उसके दिमाग में सैकड़ों नए विचार चल रहे थे। समूह गाड़ी पर चढ़ गया और बैठ गया। गाड़ी के अंदर जगह थी और बड़ी बड़ी खुली खिड़कियां थी जिनसे वे बाहर का नजारा देख सकते थे।
तभी वहां पहले से मौजूद लोगों ने देखा कि उनके आने के बाद से शहर में बहुत कुछ बदल गया है। एवरियन अकादमी को भी अब लाल ट्रिम शैली में डिजाइन किया गया था और अब झंडे पर रेड विंग्स का प्रतीक था। शहर में चारों ओर बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई थी। यहाँ तक कि जो गाड़ी आई थी वह भी ऐसी लग रही थी जैसे उसे मोटरों वगैरह से चलाया जा रहा हो। ये सब रैंडन के काम की वजह से था। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने अपने ज्ञान और बीस्ट क्रिस्टल की विशाल आपूर्ति का इस्तेमाल किया था, जो एवरियन उन्हें प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराता था। अंत में वह शहर को कुछ ऐसा बनाने में कामयाब रहे जिसे वह स्टीमपंक शहर कहेंगे। लेनी ने कहा, ये वाकई प्रभावशाली है। ये शहर बाकी सभी शहरों से कम 50 साल आगे है। हाँ, ब्लिस ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि वे न केवल जादुई चक्रों का उपयोग करके जानवरों के कोर का उपयोग करने में सक्षम हैं, बल्कि इसे जटिल मशीनरी के साथ जोड़ दिया है। जो 3 लोग पहले कभी यहाँ नहीं आए थे, उन्हें सिल्विया ने थोड़ा बहुत भ्रमण कराना शुरू किया। उन्हें सभी बदलावों के बारे में बताया और बताया कि अब सेना कैसे काम करती है, लेकिन सकारात्मक बातों के बाद नकारात्मक बातें भी सामने आईं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम अकादमी में मिलकर बाकी बातों पर बात करें, सिल्विया ने कहा। हालांकि शहर में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अकादमी में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। यह अभी भी नए छात्रों से भरा हुआ था और जगह जगह शूरवीर तैनात थे। अंततः वे लोग ऊपरी मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में पहुंच गए और वहां केवल वे 6 लोग, जिनमें सिल्विया भी शामिल थी, ही थे। बाकी लोग कहाँ हैं? माथा ने पूछा। वे इस समय बहुत व्यस्त हैं, सिल्विया ने बताया। जिस ब्लैक रिंग्स गिल्ड का आपने सामना किया, वह एकमात्र गिल्ड नहीं है जो इस समय हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। उन्होंने तीनों तरफ से घेरा बना रखा है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो इस समय यह एक अच्छी बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? रे ने पूछा। हालांकि हम रैंडन की तकनीक और हमारे पास के शिकार के मैदानों की बदौलत जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल भोजन की कमी है। एल्यूर क्वीन ने जिस आदमी को हमारे पास भेजा था, उसने मदद की, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त फसल उगाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। मुझे डर है कि हम इस समय हमारे पास मौजूद खाद्य आपूर्ति से केवल 1 महीने और जीवित रह पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है, ब्लिस ने कहा। सिल्विया ने जब इस महिला को खड़े होते देखा तो वह सतर्क हो गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कौन है। रे ने सिल्विया को वह सब कुछ बता दिया था जो पहले हुआ था और वह इस व्यक्ति को एक देवता के रूप में देखती थी जिसकी वह सेवा करती थी। लेकिन अभी सिल्विया के मन में एक ही विचार था, वह उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। यदि हम उत्तर की ओर छाया महाद्वीप को साफ करने में सक्षम हैं, तो मेरे पास एक मंत्र है जो भूमि को शुद्ध करने में सक्षम होगा। इस तरह आप किसी भी अन्य साम्राज्य को नाराज नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि साम्राज्य को भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? सिल्विया ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अब तक एक भी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाया था कि संक्रमित भूमि को कैसे ठीक किया जाए, और यदि ये शब्द किसी और के मुंह से निकल रहे होते, तो शायद उन्हें लगता कि वे झूठ हैं, लेकिन ये दिव्य सत्ता थी। यदि आप वास्तव में हमारी मदद कर सकते हैं, तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे आपकी सहायता के लिए किसी को भी भेजने में खुशी होगी, सिल्विया ने कहा। समूह के रूप में कुछ और विषयों पर चर्चा करने के बाद सेना को और अधिक मजबूत बनाने की बात हुई। यह अब न केवल 6 महीने में छाया से लड़ने के लिए बल्कि संभवतः साम्राज्य से लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण था। माथा के साथ एक जानवर को जोड़ने से जो कुछ हुआ था और दिव्य सत्ता ने क्या कहा था, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने प्रक्रिया के साथ साथ जोखिमों के बारे में भी विस्तार से बताया। सवाल यह है कि हम कौन जानते हैं कि यह प्रक्रिया पास होगी या नहीं, और कौन इसके लिए तैयार भी होगा? माथा ने कहा। यह मुझ पर छोड़ दो, रे ने जवाब दिया। अपनी ड्रैगन आंखों की कुशलता का उपयोग करते हुए रे को लगा कि वह उन लोगों का चयन कर सकता है जो प्रतिभाशाली हैं और जिनमें इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त ताकत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं देखूं कि हमारे नए छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।